उत्तर प्रदेश सरकार के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आप सभी अपने मुख्य परीक्षा को दे चुके हैं और अब आपके साक्षात्कार की बारी है। और आप जानते हैं कि 2024 में आपकी 2024 की जो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा रही, वो आपके लिए बहुत ही एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ी हुई है, जहां पर आपके पास इतने संख्या में पद हैं, जहां इन पदों पर आप सभी ने मुख्य परीक्षा तो दे दी, लेकिन अब साक्षात्कार ही जो है एक तरीके से निर्णायक रहेगा। ऐसी स्थिति में आपके साक्षात्कार के लिए जो एक स्ट्रेटजिक रणनीति के साथ शुरू किया गया है, इसमें आप सभी पार्टिसिपेट होकर के और बेहतर से बेहतरीन अपना प्रदर्शन करके और अपनी सफलता को आप 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी के संबंध में आज हम सभी अपने बुकलेट पर चर्चा करेंगे और आप बुकलेट फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। बुकलेट फर्स्ट में जो जो दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र बुकलेट है। साथ ही साथ अन्य सभी 6 बुकलेट के बारे में चर्चा करेंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि साक्षात्कार अपने आप में क्या है, एक कला है, और साक्षात्कार के माध्यम से आप यूपी पीसीएस में 100 अंक पर आप अपना दावा करते हैं, क्योंकि ये 100 अंक का है और 100 अंकों पर आपको अपना दावा करना होता है। अब बात ये होती है कि इस 100 अंक में आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सामान्य रूप से आपको मिनिमम 40 अंक दिया जाता है और मैक्सिमम जो है 70 अंक दिया जाता है। ठीक है, 70 से 80% के बीच में आपको नंबर दिए जाते हैं और मिनिमम जो 40% नंबर दिए जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये संविधान में लिखा है, लेकिन सामान्यतः कई न्यायिक निर्णयों में ये कहा गया है कि ऐसा आयोग को करना चाहिए। तो कोई बाउंडेड तो नहीं है, लेकिन ऐसा किया जाता है। मतलब मिनिमम आपका जो अंक होगा वो आपका कितना होगा, मिनिमम अगर आप देखेंगे तो आपका अंक जो है, अगर आप मिनिमम देखेंगे तो आपका अंक कितना होगा, आपका अंक अगर आप मिनिमम देखते हैं तो आपका 40% होता है, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम आपका 70 से 80% के बीच रहता है। 70 से 80% के बीच, यानी 70 और 80 का जो टारगेट होता है ना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 70 से 80 के बीच 75, 76, 78, 79 तक आप जो है हाईएस्ट जा सकते हैं, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2024 की जो मेरिट है आपके मुख्य परीक्षा की, वो आपको 690 से लेकर के, और मैंने 700 प्लस माइनस 10, तो 690 से लेकर के और 710 के बीच ही रहेगी। ऐसी स्थिति में आपने जो भी आगे अंक अर्जित कर रहे हैं, आप उस अर्जित अंक में साक्षात्कार के ये 70 से 80 के बीच का अंक बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी जो मान लिया अगर आप 750 नंबर पाए हैं, तो 750 में आपका जो 75 नंबर होगा वो 825 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और 825 पर आप क्या होंगे, आप टॉपर्स होंगे। इस साल के टॉपर्स की स्थिति जो 2024 की होगी वो लगभग यही पड़ेगी, 820, 25, 30 तक की स्थिति रहेगी। 25-30 की स्थिति हो सकती है, 40 तक की स्थिति हो सकती है, टॉपर्स की स्थिति हो सकती है, और एसडीएम डिप्टी कलेक्टर की स्थिति हो सकती है। तो एसडीएम डिप्टी कलेक्टर या फिर एआरटीओ या फिर डिप्टी एसपी, यानी जो 5400 पोस्ट है आपकी, 5400 की, उसमें आपके सभी में अंतिम रूप से चयन होने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, और आपके एक एक अंक के आधार पर आपके मेरिट के डिसाइडेबल होने पर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए साक्षात्कार को आप जितना बेहतरीन कर लेंगे, ये आप जितना बेहतरीन कर लेंगे, ये जो 70 से 80 के बीच का जो अंक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि अगर आप जो यहाँ पर चले आएंगे, उनकी भाग्य ही है कि अगर रिटर्न में बहुत अच्छा किए हैं, ठीक है, रिटर्न में बहुत अच्छा है, तभी आप यहाँ पर जा करके अपने आप को चयन तक ला सकते हैं। तो यहाँ तक आप चयन तक ला सकते हैं, यहाँ तक आप टॉपर्स हो सकते हैं। और टॉपर्स का मतलब ये है कि अगर आप टॉपर्स हो जाते हैं, अगर आप यहाँ पर टॉपर होते हैं, तो टॉपर की स्थिति में आप क्या करेंगे, आप टॉपर की स्थिति में
आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवागमन का मार्ग बंद हो जाएगा। अर्थात अब यूपी लोक सेवा आयोग की आपको कोई परीक्षा नहीं देना है, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा इसकी क्या है, यूपी पीसीएस के तहत आपका प्राप्त होने वाला पद डिप्टी कलेक्टर है। तो डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी, एक अंक कम हुआ, आप बॉर्डर लाइन पर थे और आप कहाँ पहुँच गए, आप सीधे डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी एसपी हो गए। फिर आपका अंक कुछ कम हुआ, आप कहाँ आ गए, एआरटीओ पर आ गए, या जो भी आपके मेरिट, भाई जिसकी जितनी डिमांड है उसी के आधार पर मेरिट होती है। तो एक एक अंक आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कोई नहीं जानता कि टॉपर कौन होगा। कभी भी टॉपर ये नहीं जानता है कि टॉपर वही होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो लिखा है और भी लोगों ने लिखा है, लेकिन ये सारी स्थितियां मिला करके आपको क्या बना देती हैं, आपको फर्स्ट रैंकर्स बना देती हैं। तो फर्स्ट रैंकर के लिए आपका साक्षात्कार के इस स्ट्रेटजी के साथ आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप यूपी पीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के लिए, इन सभी के साक्षात्कार के लिए आपको अपनी प्री प्रिपरेशन, मतलब इंटरव्यू या परिणाम आने के पहले ही, इंटरव्यू होने के पहले ही आपकी एक संपूर्ण तैयारी हो जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में मित्रों, इस 6 बुकलेट के प्रोग्राम के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि इसके 6 बुकलेट के प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को टॉपर की स्थिति में ला सकते हैं, अपने आप को आप एक बेहतरीन स्थिति में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहतरीन स्थिति आपकी इस रूप में देखी जा सकती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ, आपकी जो स्थिति है, आप देखिए, अब ऐसी स्थिति में जो बुकलेट नंबर 1 है आपकी क्या है, ब्रह्मास्त्र बुकलेट है। तो ऐसे ही हमने पूर्व में बताया भी है आपसे कि ऐसे ही लगभग सभी बुकलेट आपकी हैं, और इन सभी बुकलेट के माध्यम से अलग अलग, क्योंकि हर विषय पर क्या है, हमारी अलग अलग बुकलेट है। जैसे इस बुकलेट में आप देखेंगे, वैसे बुकलेट नंबर 2 में आपका क्या है, बुकलेट नंबर 1 में क्या क्या है, बुकलेट नंबर 1 में संपूर्ण तैयारी कैसे करें, यह है प्रवेश के दौरान आप कैसे प्रवेश करें, प्रवेश करने की स्थिति ये आपको बताना है। फिर आप प्रवेश के दौरान क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए ये आपको जानना है। फिर बोर्ड के समक्ष आपको प्रस्तुत हो तो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन पर सब पर चर्चा होना है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार, ये सब कुछ आपको कहाँ मिल जाता है, आपको बुकलेट 1 में मिल जाता है। इसलिए बुकलेट 1 आपके लिए क्या बन जाती है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाती है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आपको क्या करना है, आपको लगभग 75 से 80 अंक के बीच पहुंचने के लिए, या 70 से 80 अंक के बीच पहुंचने के लिए आपको अपनी सभी 6 बुकलेट के ब्रह्मास्त्र के माध्यम से ही आपको क्या करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो मित्रों, बिल्कुल विलंब नहीं करना है और इस क्लासेस के साथ आपको जुड़ जाना है। आते आपको देखते हैं, जैसे आप लोगों में से कोई कहते हैं कि सर कैसे करें, एक डेमो क्लास मिल जाए, तो आज हम आपके साथ इसी बुकलेट की डेमो क्लास हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और इसी बुकलेट के माध्यम से आप सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे भी हमने पिछली कक्षाओं में सभी में बताया है, बुकलेट 2 जो है शासन प्रशासन और आपके पद से जुड़ी हुई है, बुकलेट 3 जो है पूरे करंट अफेयर्स को अपने आप में कवर की हुई है, बुकलेट 4 जो आपकी है वो संविधान और विधि से संबंधित विषयों को कवर की है, बुकलेट नंबर 5 जो है आपके एकेडमिक विषय को कवर की है, बुकलेट नंबर 6 आपके बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को कवर की है। तो इन सभी 6 बुकलेट के माध्यम से आपका संपूर्ण साक्षात्कार एक ढांचे में ढल जाता है, एक क्रम में बन जाता है। इस क्रम और ढांचे को ही आपको क्या करना है, बनाए रखना है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से। देखिए, अब आप करना क्या है, देखिए आप सब कुछ हो गया, आप लोक सेवा आयोग के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब जब आयोग के अंदर आप प्रवेश किए हैं तो प्रवेश करने के दौरान आपको ढेर सारी सावधानियां बरतना होता है। होता क्या है कि जिस दिन आपका साक्षात्कार होता है, आप साक्षात्कार देने जब जाते हैं तो आप अपनी पूरी तैयारी करके जाते हैं। सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर अपना पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ ही आप पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और जब आप लोक सेवा आयोग पहुँचते हैं, आप एंट्री करते हैं लोक सेवा आयोग, तब आपका सबसे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया, उसके बाद फिर आपको जाएंगे दूसरे कक्ष में जाएंगे, और दूसरे कक्ष में फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको जाएंगे तो आपका एक बार फिर से हस्ताक्षर करवाया जाएगा। हस्ताक्षर करवाने के बाद फिर वहीं आपको अलाट कर दिया जाता है, क्या आपको कोड अलाट कर दिया जाता है। जैसे फिर आप वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
अब आपको कोड अलॉट हो गया और उस कोड के माध्यम से आपको क्या करना है, उस कोड के माध्यम से आपको अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ आपको तैयार होना है। अब कोड अलॉट होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कोड के बारे में देख लेना होता है, क्योंकि कोड से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, बुकलेट में दिया गया है कि आपको कोड से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, तो आपको उस कोड को पहले तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर जैसे मान लिया आपका कोड दे दिया गया 302, तो 302 अब ये आर्टिकल से जुड़ा हुआ 302 क्यों चर्चा में रहता है, अक्सर चर्चा में रहता है। तो आईपीसी पूर्व, अब तो आप जानते हैं आईपीसी सीआरपीसी सब बदल गए, नई विधि संहिताएं आ गई हैं। ऐसी स्थिति में नई विधि संहिताओं में 302 का कोड 302 अब नहीं रह गया है, लेकिन पहले अभी भी चर्चा में था। तो 302 के बारे में पूछते हैं, आर्टिकल 302 क्या होता है, और कोड आपका 302 है, तो 302 के बारे में आप कुछ बताइए क्या होता है, बड़ा चर्चा में रहता है 302, इसलिए पूछ लेते हैं। 307 आपको कोड मिल गया, आपको 211 कोड मिल गया, 311 कोड मिल गया। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ 207 आपको मिल गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ से प्रश्न इस रूप में ढेर सारे आते हैं। सबसे ज़्यादा कोड आपको 112 मिलता है। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये मिल जाता है। 151 मिल गया। इस तरीके से ये आप सबसे पहले उस कोड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मित्रों यहीं से आपके इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती है। फिर आप अपने बारी का इंतजार करते हैं, आपकी बारी आती है, आप आयोग में इंटरव्यूअर के कक्ष में आप प्रवेश करते हैं। कक्ष में प्रवेश करते समय आपको ढेर सारी सावधानियां बरतना होता है, जो हम अपने क्लास में चर्चा किए हुए हैं। पूरे इस पर भी पूरी एक क्लास रहती है, पूरी क्लास में चर्चा किए हुए हैं आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियाँ हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ को आप अदा करते हैं और आप बोर्ड के सामने होते हैं, वहाँ आप अभिवादन करके बैठ जाते हैं। जब आप अभिवादन की अनुमति मिल गई, आप बैठ गए, उसके बाद फिर शुरुआत होती है आपके इंटरव्यूअर द्वारा प्रश्न पूछे जाने की शुरुआत होती है। अब इंटरव्यूअर कहाँ से क्या प्रश्न पूछ सकता है कोई नहीं जानता है, ये वास्तव में आपके भाग्य पर निर्भर करता है, आपकी किस्मत कैसी है और उस दिन बोर्ड का रुख आपके प्रति कितना सकारात्मक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप भले ही कर्मवादी हों, लेकिन यहाँ पर आपको अपने भाग्य को देखना होता है और वो आयोग, वो मेंबर्स, वो एक्सपर्ट, वो आपके जो उस को लीड कर रहे हैं, जो चेयरपर्सन है आपके, तो उनके आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाग्य की ही बात होती है। ऐसी स्थिति में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके उत्तर क्या होंगे। आपका उत्तर बड़ा ही सटीक होगा, संक्षिप्त होगा, सारगर्भित होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि उत्तर देते समय आपकी सबसे बड़ी कला क्या होनी चाहिए, आपकी कला होनी चाहिए कि आप उत्तर दे करके क्या करें, आप पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को आप हिप्नोटाइज कर लें। इसलिए आपके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान होनी चाहिए। उसी के साथ मंद मंद मुस्कान होने के साथ आपको क्या करना है, आपको प्रश्नों का बड़ा संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तर देना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या होंगे, दरअसल ये बुकलेट मित्रों आपको बता दूं, एक बड़ी समस्या आपकी इंग्लिश हिंदी की भी है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश हिंदी का कोई बहुत मतलब नहीं है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप चाहे हिंदी में इंटरव्यू दें, चाहे इंग्लिश में इंटरव्यू दें, लेकिन जब हिंदी और इंग्लिश में आप उत्तर दे रहे हों तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो बार बार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द होते हैं जहाँ पर आपको प्रयोग करना होता तो वो चल जाता है। इसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश में उत्तर दे रहे हैं, मान लिया आपसे कह दिया गया कि यू आर कंफर्टेबल हिंदी आर इन इंग्लिश, तब आप उत्तर देंगे कि यस सर आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, देन आप उत्तर अपना इंग्लिश में देंगे। हाँ, हो सकता है बीच में जरूरत पड़े तो आप कुछ प्रश्नों को आप नहीं दे सकते हैं, तो आप जो है सीधे क्षमा प्रार्थी होकर के अनुमति लेकर के आप उसका उत्तर हिंदी में दें। हिंदी में अगर आप से प्रश्न पूछा गया, मान लिया कोई जटिल शब्द आ गया है जिसको आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, देन आप इंटरव्यूअर के साथ आप अनुमति लीजिए, सर क्षमा चाहते हैं और इस प्रश्न को या इसके बारे में इसका हम हिंदी जानना चाहते हैं, इसका उत्तर हम हिंदी में देना चाहते हैं, सर मैं हिंदी में इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, तो तुरंत बोर्ड यहाँ पर देखिए, बोर्ड बहुत सकारात्मक होता है, तुरंत यस ओके ओके ओके, तो ऐसा कह देंगे और अब आप क्या हैं, अब आप उसका उत्तर इंग्लिश। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो है बड़ा इस मामले में
एक तरीके से पॉजिटिव रहता है, और वो आपको कहीं ना कहीं लेकिन शर्त यही है कि जब आप आयोग को क्या कर ले जाएं, आयोग को आप हिप्नोटाइज कर ले जाएं, इंटरव्यूअर को आप इस तरीके से हिप्नोटाइज कर ले जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी कला होती है, और आपको इसी पर ध्यान देना होता है। आप कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों, उसके लिए बुकलेट है। आपको इस बुकलेट का नमूना हम आपको प्रस्तुत करें। जैसे मान लिया आप पहुँचे, तो सबसे पहले आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। प्रवेश के दौरान सबसे अधिक प्रश्न यही से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब इसका उत्तर आपको क्या देना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिविल, अब आपने बताया कि सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, सर आई एम प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम। देन व्हाट इज द सिविल सर्विसेज, मतलब क्रम से ऐसे प्रश्न बना दिए गए हैं जो यही पूछे ही जाते हैं, एक के बाद एक। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये सेक्शन हो गया। इस सेक्शन में आप पूरा देखेंगे जो पूछा गया है। फिर सेक्शन 2 में क्या होता है, प्रश्न पूछने की शुरुआत यहाँ से भी हो जाती है, और प्रश्न बोर्ड के सदस्य द्वारा अभी आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ, कहाँ से आए हैं। वेयर आर यू कम फ्रॉम, किससे आए हैं। फ्रॉम होम डू यू केम, कम बाई व्हिच। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न हो जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ी रहती है, और यहाँ से काफ़ी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना, जब आप आए हैं, बैठ गए बोर्ड के सामने, तो एक बड़ी संभावना होती है आज आप क्या पढ़ करके आए हैं, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रश्न यहाँ से भी होता है, और क्रमबद्ध रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका उत्तर आपको क्या करना है, इसी क्रमबद्धता के साथ देना होता है। तो बुकलेट को इस तरीके से है कि जहाँ से आप साइकोलॉजिकली भी जितने प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ तक बन सकते हैं वहाँ तक प्रश्न है, उसके बाद फिर उसका उत्तर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका आदर्श उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप दोनों से देख सकते हैं। फिर आपका है आयोग से जुड़े प्रश्न। अब आयोग से जुड़े प्रश्न यहाँ पर शानदार होते हैं, पूछे गए हैं, खूब प्रश्न है। आयोग पर आते समय आयोग के बाहर आपने क्या देखा, आयोग के अंदर प्रवेश करते समय आपने क्या क्या देखा, आयोग का प्रतीक चिन्ह का, तो आयोग के बारे में ढेर सारे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका प्रश्न होता है, आपके ड्रेस कोड से जुड़े प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, ड्रेस कोड, रहन सहन और उससे जुड़े प्रश्न हो जाते हैं। आपका ड्रेस कोड क्या है, आपका ड्रेस कोड किस, तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न हो जाते हैं, और मतलब यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ये बिल्कुल आपका बेसिक प्रश्न है। ठीक है, फिर आपका चरण 6 है, लोगो एवं मोटो से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें बोर्ड द्वारा लोगो और मोटो क्या होता है, दोनों में अंतर बताइए। यूपी सरकार का लोगो मोटो क्या है, तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्नों का जो है आप ये स्वरूप देख लेते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं हेल्पलाइन से जुड़े प्रश्न, आपके यहाँ से खूब ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका कुंभ और महाकुंभ से जुड़े प्रश्न पूछे ही जाएंगे, लगभग ये सुपरहिट क्वेश्चन होता है, मतलब जहाँ से आपको पूछा ही जाता है हर साल जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर आपके रहते ही रहते हैं। ठीक है, फिर आपका ये होता है, फिर आपका वर्ष, महीना और दिवस से जुड़े प्रश्न होते हैं, और ये अपने आप में क्या है 100% वाले क्वेश्चन है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आपसे पूछाते हैं। समाचार पत्र से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्नों की प्रकृति क्या क्या होगी, कहाँ से उसका आदर्श उत्तर क्या होगा। तो हम अपने क्लास के साथ इस आदर्श एक आइडियल आंसर पर आपके साथ चर्चा करते हैं। आपका पूरा एकेडमिक होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। फिर आपका एकेडमिक से जुड़े प्रश्न होता है। एकेडमिक से जुड़े प्रश्न आपके अपना एकेडमिक बताइए, कैसे बताएंगे आप, क्या क्या बताएंगे, इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्न होता है। फिर आप देखते हैं कि एकेडमिक से जुड़े प्रश्न हो जाते हैं। फिर आपका जो है व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी और निजता पर आधारित प्रश्न होते हैं। आपका जो आपकी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी से जुड़े ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो विगत सालों में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। उन सारे प्रश्नों की क्या है, पूरी एक श्रृंखला है, और इसका एक आइडियल उत्तर आपको मिलता है क्लास के साथ। तो ये आपके होते हैं प्रश्न होते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं ये अब तक के 2023 तक के जितने पूछे गए प्रश्न सब हैं। फिर आपका हॉबी आ जाती है, आपकी हॉबी से जुड़े प्रश्न होते हैं। आपने अपनी हॉबी क्या बनाई है। ठीक है, अगर नहीं बनाई है तो इसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉबी बना लेते हैं, बनवा लेते हैं, और हॉबी पर भी चर्चा कर देते हैं, जिससे आपकी अपनी अपनी हॉबी क्या होगी, एक शानदार तरीके से आप उस पर कुछ प्रश्नों को तैयार कर लें, उसका एक आइडियल आंसर बन लें। तो आपके पास इसके लिए क्या है, पर्याप्त समय होना चाहिए। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के पहले आप जानते हैं कि जब आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से 1 हफ्ते 10 दिन का समय देते हैं। अब 10 दिन में आप क्या तैयार कर पाएंगे, इसलिए इसको आपको पहले से तैयार कर लेना अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से आप देखें हॉबी से जुड़े प्रश्न होते हैं। ठीक है, हॉबी पर आपको एक अच्छा खासा प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया, जो प्रमुख हॉबी है उनके बारे में दे दिया गया है।
फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट आता है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं, आपके होम डिस्ट्रिक्ट का यही नाम क्यों पड़ा, ठीक है, इस नाम को रखे जाने के पीछे तर्क क्या, कारण क्या है, ठीक है, आपका गृह जिला किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, आपके गृह जिले के भौगोलिक, ठीक है, ये रहा है। तो ये ढेर सारे प्रश्न रहे हैं, ठीक है, ये हैं आपके, आप देखेंगे शानदार तरीके से ये सारे प्रश्नों को, और यही प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, अगर आप देखें तो आपसे यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है मित्रों। ये हमारे 2023 के सफल अभ्यर्थी रहे तीनों टॉपर्स, अगर आप देखें तो सिद्धार्थ गुप्ता जी सब हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं और विधिवत किए हैं। जितनी बार ये मेंस क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू का प्रोग्राम शुरू से इन लोगों ने किया है। सिद्धार्थ गुप्ता जी 2023 के टॉपर्स रहे हैं, प्रेम शंकर पांडे जी 2023 के टॉपर्स रहे हैं, सार्थक श्रीवास्तव एसडीएम ये 2023 के टॉपर्स रहे हैं। तो ये सभी इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़े करके, और तीनों 2023 में तीनों टॉपर्स अगर आप देखें तो देवप्रयागम आईएएस के इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ अन्य मार्गदर्शन से भी ये लोग जुड़े रहे हैं। तो अब 2024 में इस टॉपर्स की श्रेणी में आपके भी नाम हो सकते हैं। तो अब आपके नाम की बारी है ना, तो आप अपने नाम की बारी का इंतजार ना करें और बिल्कुल बेसिक से एडवांस पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हैं। मित्रों इस इंटरव्यू प्रोग्राम में आप देखेंगे सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी व्यवस्थित है और काफ़ी कुछ आप देखते हैं। सब अरुण पारा सर हैं, इस समय आजमगढ़ में डिप्टी एसपी अभी तैनाती हुई है अरुण पारा सर की, सनी पांडे हैं, राहुल शर्मा, अनिल कुमार यादव, मुकेश त्रिपाठी, अभय कुमार यादव, मयंक त्रिपाठी इस समय अयोध्या में डिप्टी जेलर हैं, ठीक है, कैलाश चंद्र त्रिपाठी, मंगेश कुमार मौर्य डीएसओ, शायद ये आपके कौशाम्बी में डीएसओ हैं, दीप्ति त्रिपाठी, कार्तिकेय दुबे, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या है आपके सफल छात्रों की, और ये सभी कार्तिकेय यादव, ये सब एक बड़ी संख्या है जो सफल होकर के और इस समय सेवाएं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में इनोवेशन कर रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और सरकार के बड़े कई इनोवेशनली प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग तहसील देख रहे हैं, कई लोग अपने अपने विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और अब की बारी किसकी, आपकी है। इस सब की बारी का इंतजार आपको करना नहीं है, अब आपको इसी क्रम में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इसी क्रम में आपको क्या करना है, देवप्रयागम के साथ जुड़ करके और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, अपने भविष्य को संरक्षित कर लेना है। मित्रों तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए और आइए इस पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम को बेसिक से एडवांस तक आप करके और आप भी 2024 के टॉपर और डिप्टी कलेक्टर बने। 2024 के टॉपर और डिप्टी कलेक्टर में आपकी बारी है, आपकी बारी आपका इंतजार कर रही है। तो आइए और इस मेगा इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़िए। देखिए इन्हीं प्रश्नों, सारे प्रश्न लगभग यहीं से सारे प्रश्न पूछ भी ले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रश्न जो होते हैं ना, इन प्रश्नों से आपको एक आइडिया मिल जाता है उसके आसपास आपको चलने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक ब्रॉड एस्पेक्ट हो जाता है, जहाँ से आपके सोचने समझने, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सब आपके जो है दृष्टिकोण को बिल्कुल सकारात्मक बना देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लबालब से भर देता है। आप बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं कि नहीं बस अब जाएंगे, होता नहीं, कुछ लोग डरे हुए होते हैं, आप इंतज़ार कर रहे होते हैं आपकी बारी आए और आप अपनी बारी में जाएं, वहाँ प्रवेश करें। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न पूछा। जैसे पहला प्रश्न आपका क्या होता है, अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो अमूमन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना होता है, अभी आप क्या कर रहे हैं। दो बातें होती हैं, अगर आप किसी सर्विस में हैं आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप देखिए आपका उत्तर दो तरीके से यहाँ पर निर्धारित होता है। अगर आपका उत्तर अगर इस रूप में है, कहीं कोई जॉब में आप नहीं हैं, तो आप सीधे कहेंगे कि सर या श्रीमान जी मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। तो सिंपल है। अब अगर आप किसी जॉब में हैं तो क्या उत्तर देंगे, तो आप बताएंगे श्रीमान जी मैं इस विभाग में इस पद पर सेवारत हूँ, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपका एक सटीक उत्तर ये होगा। ठीक है, अब आप इसी स्पष्ट उत्तर के साथ क्या करेंगे, अपनी जो है उत्तर देने की शुरुआत करेंगे। और यही शानदार उत्तर क्या करेगा, फर्स्ट पहला उत्तर ही क्या करता है, इंटरव्यूअर को हिप्नोटाइज कर देता है, सम्मोहित कर देता है। मंद आपके चेहरे की मंद मंद मुस्कान, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ चेहरा और उत्तर देने की ये प्रवीणता, ये कला क्या करती है, आपको अब
इंटरव्यूअर द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है कि नहीं बस आप ही होंगे हमारे टॉपर्स। तो इस तरीके से अगला प्रश्न, जैसे आपने कहा कि सर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अगला प्रश्न का क्या हो सकता है? अगला प्रश्न का यही होता है, अच्छा सिविल सेवा की तैयारी क्या होती है? सिविल सेवा, अब आप बताएंगे सिविल सेवा क्या होती है, बताएंगे श्रीमान जी। सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों द्वारा आम जनता को जो विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति की जाती है और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं का उन्हें लाभ प्रदान किया जाता है, ऐसी सेवा को ही सिविल सेवा कहते हैं। इसे हम नागरिक सेवा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप सिंपल बता देना है, क्योंकि नागरिक सेवा, सिविल सेवा का मतलब क्या? नागरिक सेवा किसके लिए? नागरिकों के लिए होती है। तो सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाकर आम जनता के लिए कार्य करती है। इसी को हम नागरिक सेवा कहते हैं, इसी को हम सिविल सेवा कहते हैं। अब सिविल सेवक क्या होते हैं? पूछ लिया, अच्छा सिविल सेवक क्या होते हैं? अब बताएंगे श्रीमान जी। चयनित अधिकारियों का जो समूह होता है उसी को हम सिविल सेवक कहते हैं, सिविल सर्वेंट। तो चयनित जरूर सब आपको क्या है, यू आर नॉट इलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, चयनित अधिकारियों का जो चयनित हो गया वो क्या हुआ? ठीक है, तो ये आपको यहाँ से अब यहाँ से देखिए कई डायमेंशन में प्रश्नों की प्रकृति क्या है, भिन्न भिन्न डायमेंशन में घूम जाती है, लेकिन आपके पास एक आइडिया, चाहे जिस डायमेंशन में प्रश्न जाएगा आप उस डायमेंशन के लिए क्या हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मित्रों बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। और इसी के साथ आपको फिर आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, सिविल सेवा के लिए किस पद और किस सेवा के लिए साक्षात्कार देने आए हैं, सिविल सेवा की तैयारी कब से कर रहे हैं, आपका चयन क्यों किया जाए, ठीक है, अपने चयन का श्रेय किसे देंगे, आपका चयन इस सेवा में क्यों किया जाए, ये ढेर सारे प्रश्न आपके क्या हैं, यहाँ से आपके जुड़े हुए हैं। तो अब ऐसे प्रश्नों पर आपको एक बेहतरीन कमांड के साथ क्या कर देना है, अपनी तैयारी कर लेना है। ऐसे ही बुकलेट 2 सारे शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, इसमें भारत सरकार में ढेर सारे मंत्रालयों के नए नए नामकरण किए जा रहे हैं, मंत्रालयों का अपना घर बसाया जा रहा है। अभी तक भारत सरकार के मंत्रालयों का अपना घर नहीं था। सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य भवन बनाए गए हैं। खूब ढेर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, बस सब पर चर्चा आपके बुकलेट 2 में होगी। तो इस तरीके से बुकलेट 3 तो पूरा आप जानते हैं। तो इस तरीके से आइए और अभी से ही, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहेगा, आपके इंटरव्यू के दिन तक चलता रहेगा और आपके इंटरव्यू दिए के दिन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। डेली जो वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग में, वो भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसी प्रकृति होगी वैसा हम लोग क्या करेंगे, डेली भी बदल दिया करेंगे। आपको डेली आपको क्या मिलता जाएगा, आपको सारी चीज़ें, सारे आंसर आपको मिलते जाएंगे, प्रश्नों के सारे उत्तर। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ, देवप्रयाग MIS में। और एक्सपर्ट पैनल के द्वारा आपका मॉक इंटरव्यू होगा। अभी मॉक इंटरव्यू आपका ऑनलाइन रहेगा, उसके बाद फिर आपका ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू भी। तो ये सब कुछ आपको एक साथ मिल रहा है, एक जगह पर मिल रहा है, वो है आपका देवप्रयाग MIS DPIS, जो आपके सफलता को पूर्णतः सुनिश्चित कर रहा है। मित्रों आइए तुरंत ज्वाइन कीजिए और कहीं आप पीछे न रह जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए आज और अभी अपना स्थान सुरक्षित करें, अपनी रैंक सुनिश्चित करें देवप्रयाग MIS के साथ, DPIS के साथ। अच्छा, इसके लिए आपको देवप्रयाग MIS ऐप डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके फिर आप इस प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज ये क्लास आपको इसीलिए एक समझ लीजिए कि आपके लिए उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आप अपना निर्णय लेने में आपको आसानी हो जाए, सरलता आ जाए और आप अपना निर्णय आसानी से ले करके और इस मेगा इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप जुड़ जाएं। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके आने वाले इस परिणाम के लिए। एक सुखद और सुरक्षित भविष्य के निर्माण की दिशा में आपके उठाए गए हर कदम का स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। आइए और ज्वाइन कीजिए आज ही देवप्रयाग MIS।